हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार आपका जो है 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। 40 से 45 दिन ही दोस्तों आपको पढ़ने के लिए अब मिलेगा। इन 40 से 45 दिनों में पढ़ करके भी दोस्तों आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, यदि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अभी जुड़ जाइए। हम आपको डेली ऑन बेसिस दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं। जितने भी दोस्तों सीटेट के एग्जाम 2014 से लेकर के 2023 तक हुए हैं, यदि दोस्तों आप सिर्फ इनको भी करके चले जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अपनी दोस्तों स्टडी को कंटिन्यू करिए, जो पढ़ रहे हैं आप पढ़िए और साथ में डेली ऑन बेसिस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको जो है 2014 में जो पेपर हुआ था 16/2/2014 को, उसकी हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। स्पेशली दोस्तों यह पेपर 2 के लिए हम करा रहे हैं, यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए। और देखते हैं दोस्तों इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जो 2014 में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों आपको ये पेपर दे दिया जाता है तो आप कितने प्रश्न हिंदी में सही कर पाते हैं। चलिए दोस्तों विदाउट डिले इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है फर्स्ट नंबर का, जो पेपर 2014 में हुआ था। उसका पहला प्रश्न हिंदी का ये रहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य दोस्तों क्या है। पहला ऑप्शन आपका है कि भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। बी वाला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। और सी वाला है तो विभिन्न साहित्यिक विधाओं को गहनता से ज्ञान प्राप्त करना। और डी वाला ऑप्शन है सरसरी तौर पर शीघ्र गति से पढ़ना। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। हम आंसर का वेट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों सीटेट एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा जिसके अंदर पेशेंस होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। अगर दोस्तों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना सीख गए, उसको समझ गए आप दोस्तों, ऑप्शंस को पढ़ लिए अच्छे से, तो आप निश्चित रूप से प्रश्न को सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। पहला ऑप्शन है औपचारिक पत्र लेखन। बी वाला ऑप्शन है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। सी वाला ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। और डी वाला ऑप्शन है मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो हमेशा दोस्तों हम आपको बता दें एक लॉजिकल आंसर आपको सर्च करना होता है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी अच्छे से पढ़िए, आंसर नहीं आ रहा है फिर भी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना दोस्तों, यही उसमें हेल्प होगा, सहायक होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खाली स्थान बोध की विषय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों किसके अनुसार बोध की विकास की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सौंदर्य बोध, साहित्य बोध या सामाजिक राजनीतिक बोध की विकास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यही वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों क्लास को छोड़ करके आप जाएंगे तो इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में जो आपको मिलेंगे तो आपको आदत बनी रहेगी प्रश्न को छोड़ने की, ठीक है। इसलिए प्रश्न को पढ़ना सीखिए अच्छे से, घबराना नहीं है दोस्तों। नहीं आ रहा है प्रश्न कोई बात नहीं, उसको समझिए, तो समझने का प्रयास तो करिए। और दोस्तों सीटेट कोई ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आप याद करके चले जाएंगे आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। सीटेट में होता क्या है कि इसकी लैंग्वेज को जो समझ गया, इसकी जो पेडागॉजी को जो समझ गया, वो सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खाली स्थान में सहायक होगा। व्याकरण शिक्षण का दोस्तों उद्देश्य है किस में सहायक होगा।
व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, तो दोस्तों कंठस्थ करना, याद करना नहीं चलता है रोटेट लर्निंग सीटेट में, ठीक है। अगला है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और विश्लेषण करने में, हो सकता है। अगला है भाषा की नियमबद्धता तथा प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में, ये भी नहीं होगा दोस्तों। भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में, तो दोस्तों रोटेड लर्निंग रट्टा नहीं चलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और विश्लेषण करने में, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ध्यान से दोस्तों देखिएगा इस प्रश्न को। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब 6 to 8 की बात किया जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। देखिए दोस्तों, सीटेट में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो नहीं वाले होंगे, ठीक है। आप उसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम हाल से बाहर निकलेंगे तो पछताएंगे। पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है दोस्तों, इसीलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। नहीं हो सकती है पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये दोस्तों जो एक्टिविटी है उपयोगी नहीं हो सकती। बाकी तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों आपका ए वाला और बी और ये डी वाला ऑप्शन, ये तीनों आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर की बात किया जाए दोस्तों तो 1 to 5 की नहीं बात किया जा रहा है, 6 से ऊपर की बात किया जा रहा है, 6 से। तो उस लेवल पे आपको सोचना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। व्याकरण शिक्षण की दोस्तों, व्याकरण अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षक मतलब पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए सर्वाधिक उचित विधि कौन होगी। निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या सूत्र विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक उचित होगी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि बच्चों को भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करता है, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर या संचार माध्यमों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समृद्ध भाषा परिवेश पर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, 4 ऑप्शन है दोस्तों, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बातों का निहितार्थ समझ सकें, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें और भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का उपयोग करें। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। यही दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए, बालक के लिए ज़रूरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब तक आप ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे, इसलिए सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। प्रश्न है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खाली स्थान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खाली स्थान का अभिन्न हिस्सा होती है। किसका दोस्तों अभिन्न हिस्सा होती है आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत की, यानी कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ये दोस्तों आप एक शिक्षक हैं और कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य लिटरेचर का चयन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को आप जानें, उन पहचानें कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है और भाषा प्रयोग की क्षमता। आगे चलते दोस्तों, यही वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा।
प्रश्न हमारा है कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खाली स्थान व स्वाभाविक खाली स्थान एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्र मौखिक लिखित। यानी कि नाटक, सिनेमा, जो परिचर्चा और वाद विवाद होता है आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। यही वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में 4 ऑप्शन है दोस्तों, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के लिए अवसर दिए जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवसर दिए जाए। देखिए दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में यदि अवसर, चर्चा, ठीक है, ये सब शब्द अगर आ रहे हैं तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ये वाले ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस भाषा के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। किस भाषा के प्रति दोस्तों आप सचेत रहने की सलाह देंगे। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है। पोर्टफोलियो दोस्तों क्या बताता है, वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो दोस्तों बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति मीन्स प्रोग्रेस, उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, पोर्टफोलियो के माध्यम से दोस्तों बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, विकास किया जा सकता है शिक्षा में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पाठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। सस्वर पाठन क्या होता है दोस्तों, जब बच्चे सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सस्वर करते हैं, सभी लोग एक साथ स्वर निकालते हैं तो उसे सस्वर पाठन कहते हैं। तो इसके लिए अनिवार्यतः बल देंगे आप जीवनी पे, यात्रा वृत्तांत पे, आत्मकथा पे या एकांकी पे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकांकी पे। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो दोस्तों आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, जो भाषा पूछी जाएगी, उससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 30 प्रश्नों में दोस्तों आपके 15 प्रश्न पेडागॉजी में शिक्षण से रहते हैं, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपके शिक्षण पैसेज पे आधारित रहते हैं। 15 प्रश्न हम लोग पेडागॉजी के शिक्षण के देख चुके हैं, बाकी 15 प्रश्न हम लोग जो है गद्यांश के जो आपके पैसेज के हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्न 91 से लेकर के 99 तक दिए गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें गद्यांश को सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप वन टाइम आप प्रश्नों को देख लीजिएगा, उसके जस्ट बाद आप आइएगा गद्यांश पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रश्न आपके माइंड में रहेंगे और उनके आंसर सर्च करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये आपका गद्यांश है। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कैसी प्रवृत्तियाँ नकारात्मक हैं, कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं, उसके बाद इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है, इसके बाद इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है, उसके बाद नकारात्मक का विलोम शब्द है और वे तो हर क्षण आपकी हानि और हास करने पर ही तुले हैं, वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। तो दोस्तों ये सब प्रश्न है गद्यांश पे और भी हैं। ठीक है, इनके आंसर्स आपको जो गद्यांश में दोस्तों मिलेंगे। तो पहले आप प्रश्न वन टाइम देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बाद गद्यांश को पढ़िएगा, जिससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समुचित स्वार्थी व अहं प्रेरित प्रवृत्तियाँ नकारात्मक हैं। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य
नहीं होते, उनमें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आप कर्म या यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित है तो वे ह्रासमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाने वाले कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई काम आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है। आगे देखते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं इसको। उसी तरह कोई काम करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह काम आपका मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मनचली भावनाओं तुनक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं हैं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि आपकी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। तो दोस्तों यह यहाँ पे आपका आधारित इस पे प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। कैसी प्रवृत्तियाँ नकारात्मक हैं? जो स्वयं का हित देखती हैं, जो अहम से ग्रसित हैं, जिनमें अर्थ का भाव है, और जो अहम और स्वयं हित का भाव है। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनमें अहम और स्वयं हित का भाव होता है, ये ऐसी प्रवृत्तियां नकारात्मक होती हैं। कॉमन सेंस के आधार पे दोस्तों आंसर दे सकते हैं प्रश्नों का, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कौन सा कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? जो मन के अनुसार और हित साधते हैं, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें संग्रह अनुपस्थित होता है, जिनमें संग्रह कूट कूट कर भरा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, ऐसे कार्य दोस्तों हानि की ओर ले जाते हैं। ये पैसेज के आधार पे है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है इस स्टेटमेंट को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है? जो मन चाहे होते हैं, जो मन चाहे नहीं होते हैं, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, जो मनचली भावनाओं और बुद्धि से परे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? मनचली भावनाओं को, तुक मिजाजी को, अहम और स्वार्थ को, रुचि अरुचि को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रुचि और अरुचि को शत्रु कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? विश्लेषण करना, भव्य आदर्श रखना, लोक संग्रह करना, कर्म करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्लेषण करना। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। नकारात्मक का विलोम है। 4 ऑप्शन दोस्तों है, नकारात्मक का विलोम बहुत ईजी है, सकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वे तो हर क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है? यहाँ पे दोस्तों व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वे सर्वनाम किसके लिए आया है, वे सर्वनाम किसके लिए आया है, ये दोस्तों गद्यांश पे आधारित है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो पसंद नापसंद के लिए, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? व्याकरण से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। उपसर्ग दोस्तों आप जानते हो किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो किसमें दोस्तों आपका जो है कि ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? काबिल, हाजिर, पसंद या वाकिफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाजिर। हाजिर में दोस्तों ना उपसर्ग नहीं लग सकता है, बाकी सब में हो जाएगा दोस्तों ना उपसर्ग लग सकता है। ना पसंद हो जाएगा, ना काबिल हो जाएगा, ना वाकिफ हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्लेषण का विलोम है। विश्लेषण का विलोम बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण का दोस्तों विलोम होता है संश्लेषण। तो ये दोस्तों कुछ प्रश्न थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका दिया गया है कविता एक, जिसपे 100 से लेकर के 105 तक प्रश्न आधारित हैं। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। सर्दियों की ठंडी बुझी, राख शुभ बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे,
ये आपका दोस्तों कविता है और इस पे आधारित प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि काव्य में किस जनता की ओर संकेत दिया गया है। काव्य जो है दोस्तों, जो कविता है, इसमें किस जनता की ओर संकेत दिया गया है। जिसे बोध है, जिसे सांप काटते हैं, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती हैं, जो रथ चलाती हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जो खेतों खलिहानों और कारखानों में काम करती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है। इस पंक्ति का दोस्तों क्या आशय है, तो इस पंक्ति का आशय है दोस्तों कि अब समय बदल रहा है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो का अर्थ है कि अब समय बदल रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है पंक्ति का क्या भाव है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सांप किसकी ओर संकेत करता है। सांप किसकी ओर संकेत करता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शोषकों की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लास का अंतिम प्रश्न, शुक बुगा उठी का अर्थ है। इसका दोस्तों क्या अर्थ है आपको बताना है। तो दोस्तों अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, यही इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको 2014 पेपर का क्लास 6 to 8 के लिए दोस्तों स्पेशली 6 से 8 के लिए हिंदी के 30 प्रश्न कराए। इन 30 प्रश्न में दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।